हमारा देश भारतवर्ष जब से गुलाम हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ इस तरह की विचारधाराएं फैला दी कि जैसे भारत में अपना कुछ ना हो और सब लोग यहाँ से बाहर से आए हों। आज पुरातत्व की खोजों ने दुनिया में ये साबित कर दिया कि भारत की सभ्यता का जन्म भारत के भीतर ही हुआ। भारत की प्रथम सभ्यता जहाँ जन्मी, वहाँ पहला मानव मिला, सबसे पुराना, जो 5 लाख से 6 लाख वर्ष पुराना है, उसका जीवाश्म मिला, से नर्मदा मैन कहा गया। नर्मदा मैन की खोज के बाद जावा मैन और पेकिंग मैन की बात पुरानी हो गई। उससे भी पुराना जीवाश्म ये है नर्मदा मैन का। ये जीवाश्म ये साबित कर देता है कि नर्मदा घाटी में सबसे पहले मनुष्य सभ्यता ने जन्म लिया। इस मानव सभ्यता का विकास क्रम हम देख सकते हैं। वो विकास क्रम में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, जिसके बीच में नर्मदा नदी बहती है, उसकी घाटी है। इस घाटी के भीतर हम लोग प्राप्त करते हैं पुरातत्व खोजों के आधार पर पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को। हाथीनोरा में पुरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। और अगर हम विंध्याचल पर्वत के बहुत से क्षेत्रों में जो खुदाई हुई है, तो 500 से अधिक ऐसे स्थान प्राप्त हुए हैं जिसमें नवपाषाणकालीन बर्तन, मृदभांड और दूसरी वस्तुएं मिली हैं, जिससे साबित हो जाता है कि ये सभ्यता इतने वर्ष पुरातन से लगातार वहाँ विकसित होती रही। ये भारत की प्रथम सभ्यता किन लोगों की थी और वो कौन लोग थे, इस बारे में हमारे साहित्यिक जो वाङ्मय है उनमें हमें प्राप्त होता है कि ये क्षेत्र में नागवंशी लोगों का शासन था, जिसे नाग लोग भी कहा गया है। हम अगर रामायण देखें तो उसमें दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा नागवंशी हैं और रावण की लड़के की पत्नी यानी मेघनाद की वाइफ सुलोचना नागवंशी है। इसके अलावा अगर हम महाभारत पे गौर करें तो हम पाते हैं कि उसमें नागवंश के खिलाफ एक लड़ाई लड़ते हुए हमें कुरु कबीले के लोग दिख रहे हैं। हम देखते हैं कि खांडव वन को कृष्ण और अर्जुन जलाते हैं, जहाँ बहुत से नागों का विनाश होता है, यानी वो वनों में रहते थे वहाँ के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा परीक्षित नागों का विनाश करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता है, लेकिन उसका अंत इसमें होता है कि एक नागवंशी आके उसको मार देता है और फिर नागों से उनकी सुलह हो जाती है। ये घोषित करता है कि अब नाग जाति के साथ, सुलह के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम गुप्त पूर्व काल में बहुत से नागवंशियों को शासन करते हुए देखते हैं। जिस समय सिकंदर हिंदुस्तान में आया, उस समय महापद्म नंद वहाँ पे शासन कर रहा है, पटना में। पाटलिपुत्र में शासन महापद्म नंद का है। इसी प्रकार हम बाद में देखते हैं कि मथुरा और दूसरी बहुत सी जगहों पे नागवंशियों का शासन लंबे समय तक रहा। राजस्थान में हम भारशिव नागों को देखते हैं। जो लोग नागवंशी थे उनका शासन मध्यकाल तक रहा। जो समुद्रगुप्त की एक कन्या थी जिसका महाराष्ट्र में शादी हुई, वो कुबेर नागा, उसके शिलालेख भी प्राप्त होते हैं। और ये सब साहित्यिक जो हमारे वाङ्मय हैं, इनसे ये साबित होता है कि भारत में नागवंश प्राचीन काल से निरंतर मौजूद रहा। अब ये नागवंशी लोग जो है, इसके अगर हम और छानबीन आज के आदिवासी समाज में करते हैं तो हमें झारखंड की मुंडा जनजाति प्राप्त होती है, जिस मुंडा जनजाति के लोग ही नागवंश के रूप में आगे बढ़े। ये मुंडा जनजाति के अलावा संथाल, सीहोर, बिराजिया, अगरिया, बहुत सारी जातियां यहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गौंड और दूसरी जनजातियां रहती हैं। ये सब जनजातियां अगर प्रजाति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये प्रोटोआस्ट्रोलाइड है।
और इनकी भाषाएं जो है आस्ट्रिक समूह की भाषाएं मानी जाती हैं। एशिया आस्ट्रिक समूह की भाषाओं के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड लोग जो भारत में प्राचीन सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, वो आज भी उनके वंशज पाए जाते हैं। और चूंकि ये लोग जंगलों पर आधारित जीवन जीते थे और उसको पसंद करते थे, इसीलिए ये आदिवासियों के रूप में आज भी बचे हुए हैं। इनका सिविलाइजेशन जो हुआ सभ्यता में सम्मिश्रण जो हुआ, लेकिन इनके मूल क्षेत्रों में आज भी ये आदिवासी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये भारत की प्राचीन सभ्यता है और इसी प्राचीन सभ्यता के आधार पर भारत में दूसरी सभ्यताओं से सम्मिश्रण होकर भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो हमें अपनी इस प्राचीन सभ्यता को याद करना है। हमें गर्व है उन वैज्ञानिकों पर जिन्होंने शोध करके नर्मदा मानव की खोज की, और 1982 में ये खोज होने के बाद अब हमें भारत के इतिहास को दोबारा से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और भारतीय दृष्टि से सोचते हुए इस प्रथम भारतीय सभ्यता के ऊपर हमें व्यापक शोध करके अपनी बात रखनी होगी। धन्यवाद।